नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक्शन हो रहे हैं, उन एक्शनों में अब चूंकि शिक्षा विभाग की तरफ से बहाली की प्रक्रिया, सेकंड फेज की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है और जल्द ही उसके परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन अभी एक शिक्षा विभाग का 2 दिनों पहले अपर मुख्य सचिव का एक आदेश आया है कि तमाम जितने भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी उनकी सत्यता की जांच की जाएगी। और इसकी वजह ये हुई कि कुछ दिनों पहले कुछ शिक्षक जो है वो फर्जी पाए गए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि थंब इम्प्रेशन की जांच हो, सत्यता की जांच हो, ये गलत नहीं है। सवाल अब ये है कि क्या जो शिक्षक ज्वाइन कर चुके उन्हें फिर से अपनी सत्यता की परीक्षा देनी होगी। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल जी हैं, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मनोज कुमार जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे क्या ये सही है कि जो टीचर जिन शिक्षकों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है, अब उन्हें फिर से अपनी सत्यता की जांच करानी होगी, थंब इम्प्रेशन को देना होगा, ये प्रोसेस सही है? पूर्व से प्रक्रियाएं चली आ रही थी, नियुक्ति के मामले में, पदस्थापन के मामले में, स्थानांतरण के मामले में, लेकिन सत्यता की जांच तो उसी समय हो जानी चाहिए जिस समय आप परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा प्रायोजित की जाती है और जब आवेदन प्रपत्र जो लिए जाते हैं उसी वक्त सत्यता की जांच हो जाती है। और जब परीक्षा फल निष्कासित हो जाता है, इसके बाद भी नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं काउंसलिंग में जांच की जाती है। सारे लोग होते हैं, प्रमाण पत्र से लेकर और जितनी भी वो जांच के लिए उपलब्ध जो कागजात होते हैं उसकी जांच की जाती है। तब उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात पदस्थापन होता है। और अब जब पदस्थापित हो गए तो फिर नई प्रक्रिया जांच की, और वो भी थंब इम्प्रेशन के द्वारा। ये क्या परीक्षा केंद्रों से आप थंब इम्प्रेशन लेंगे या साइबर में जहां से फॉर्म भरा गया है वहां से लेंगे? और क्या क्या इस वैशाली के आंगन में हो रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग से लेकर और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय तक, यह किसी से छुपा हुआ है क्या? अराजकता और भ्रष्टाचार का ये तो खुला बाजार है। स्कॉलर पकड़े जा रहे हैं शिक्षकों के बदले, परीक्षार्थियों के बदले। क्वेश्चन बाहर हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं। क्यों नहीं बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है, फिर पुनः बहाल करने लगते हैं, फिर प्रश्न पत्र लीक होगा, फिर भी अध्यक्ष महोदय अगर कोई टीचर पकड़ा जाता है किसी भी कमी में तो गिरफ्तार करो, ये करो। अब तो यहां तक कि तानाशाही अतुल प्रसाद ने दिया है कि कोई भी बीपीएससी के खिलाफ बोलेगा उस पर अवमानना का नोटिस होगा, कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ये क्या व्यवस्था है? ये रोज उलूल जुलूल आदेश निकल रहे हैं और वापस भी ले रहे हैं। अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जो ये अभी आदेश निकाला गया, इससे पूर्व भी कई आदेश थे। आज से 2 रोज पहले मैं शायद आप ही के डिबेट में कहा था या किसी वाइट में मैं दिया था, जब मीडिया वालों ने पूछा, हम कहा कि वो जो स्थिति बनाए हुए हैं, ये कल जो परसों जो है, ये सचिवालय में सारे शिक्षकों को पटना जिला का पूरे बिहार से बुलाया गया। रात के 10 बजे तक उनकी जांच हुई। आप क्यों जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ ये करवाए, ज्वाइनिंग दिए? क्यों स्कूल में चले गए? क्यों नहीं बीआरसी में सूचना दिए? क्यों नहीं आप डीडीसी के यहाँ गए? अरे आपने जो प्रक्रिया दिया है उस प्रक्रियाओं का पालन किए हैं, और उसके आधार पर जब मैं विद्यालय में योगदान कर लिया
कई सारे शिक्षक हमको फोन करते कर, सर ये कौन तरीका है सर, ये क्या है सर। फिर सचिवालय में जांच, काहे आप कैसे योगदान कर लिए, क्यों योगदान कर लिए। वाह, अरे जो आपने दिशा निर्देश दिया उसका हम पालन किए। हम जी मूर्ख हैं क्या? जी, हम शैलेंद्र पढ़े जी लिखे हैं, हम आपके पास बुद्धिजीवी हैं, जी आपके पास फिर आते हैं पथ शैलेंद्र जी। प्रदर्शक है, और जी हमें भी आप दिशा निर्देश देते हैं और उसके अनुरूप जब कार्य करते हैं तो आप फिर उसका उल्लंघन करते हैं। जी, शैलेंद्र जी आपके पास ऐसा फिर नहीं आते हैं। होना चाहिए। जी, आपके पास फिर आते हैं मनोज जी। जिस तरह से अभी शिक्षकों पर जो आदेश आया है, एक कहीं न कहीं जब भी शिक्षकों पर आदेश आया है, इससे पहले भी कई ऐसे आदेश आए हैं और उन आदेशों को लेकर कहीं न कहीं शिक्षकों के बीच में एक दहशत सी, एक डर सा समाया। इस आदेश के बाद भी क्या आपको लगता है कि शिक्षकों में एक डर का माहौल है, क्योंकि थंब इम्प्रेशन नहीं मिला तो उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए दीपक बाबू, आपने बिल्कुल सही विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। आप बहाली पूर्व में भी होते रही है, आज कोई ये बीपीएससी नई बहाली नहीं कर रही है। हम लोगों की भी बहाली बीपीएससी से ही हुई है, लेकिन बहाली का जो एक मापदंड बीपीएससी का होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग को यह संतुष्ट हो लेना होता है कि हम जिसका बहाली कर रहे हैं, जो विज्ञापन में जिन्होंने आवेदन दिया है, वही व्यक्ति परीक्षा दे और वही व्यक्ति बहाल होकर काम करे। और इसमें जो अभी चल रही है वर्तमान में, तो वर्तमान में अब इस तरह की बात हो रही है, इसका मतलब है कि उस समय ठीक ढंग से जो अभ्यर्थी ने जो आवेदन दिया, जो परीक्षा केंद्र पर जो हस्ताक्षर हुए और जो काउंसलिंग में उपस्थित हुए, यदि तीनों चीज का मिलान किया गया होता, अब तो एक नई चीज आ गई है आधार कार्ड, तो इन सारी चीजों का यदि उसी समय मिलान कर लिया गया होता बहुत सूक्ष्मता से, गंभीरता से, तो एक घटना नहीं घटती। लेकिन काम आनंद फानंद में होता है। हम लोगों को काम तो सरकार बधाई के पात्र है बहाली के लिए कि इतना जल्दी से बहाली कर दिया। लेकिन अब जब इस तरह की बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे लोगों में जो भी 90,000 पहले से योगदान किए हुए हैं, सारे लोगों में एक अनिश्चितता बन गई। बहुत सा लोग ऐसा है जिसका कि कभी कभी आधार कार्ड में जो थंब इम्प्रेशन रहता है वो नहीं मिलता है, या नहीं वहां पर कंप्यूटर बताता है। तो वैसे लोगों का क्या होगा। और इसमें एक दो चीज और जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज ये है कि आप योगदान कराकर स्कूल में भेजकर पढ़ाई करके फिर बुलाते हैं। वो भी देखिए, बुलाने में भी इनका कितना है कि प्रधानाध्यापक साथ आएंगे और प्रधानाध्यापक और शिक्षक जो आएंगे स्कूल अवधि के पास। आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा शिक्षा प्रेमी हैं। स्कूल अवधि के बाद मतलब 5 बजे, यदि दूर में जो हम पटना का ही लेते हैं, जो टीचर भोसवरी में पदस्थापित है, वहां से विद्यालय से प्रधानाध्यापक के साथ वह यदि 5 बजे के बाद चलता है, तो 5 बजे के बाद यदि भोसवरी जैसे ब्लॉक से प्रधानाध्यापक के साथ पटना के लिए प्रस्थान करता है, तो पटना वह शिक्षक कितने बजे पटना पहुंचेगा। एक यह बात है। मतलब ये परेशान। अब देखिए इस बार जो हो रहा है, तो काउंसलिंग हो रहा है और 5 मिनट में लोग कहते हैं। कल श्री के पाठक साहब खुद गए थे जहां पर हो रहा था काउंसलिंग, तो एक महिलाएं 9-10 बजे रात में, जिसके गोद में 1 माह 2 माह का बच्चा था और उसको इस भीषण ठंड में लोग इधर उधर दौड़ा रहे थे, तो ये क्या व्यवस्था है इनका काउंसलिंग का और प्रशिक्षण का। और एक आज जैसे ये साबित क्या करना चाहते हैं, हम लोग को तो यही पता नहीं चल रहा है। मनोज जी, इसलिए आपके चैनल मनोज जी, हमारे साथ सजल जी है, हमारे साथ सजल जी है, लक्ष्मीकांत सजल जी है, जो तमाम चीजों को बड़ी तरीके से देखते हैं। जी मनोज जी,
जी सजल जी हैं जो चीजों को बड़ी जी बारीकी से देखते हैं, सचिवालय में हर एक्टिविटी पर उनकी नजर होती है। सजल जी, आपने भी इस आदेश को देखा है, जाहिर सी बात है कि ये आदेश संभव, मुझे जितना लगता है कि ये पहली बार हुआ है, क्योंकि जो भी सत्यता की जांच होती है वो बहाली के प्रोसेस में होती है। ये पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि बहाली हो गई, ज्वाइनिंग हो गया, काम करने लगे और उसके बाद आप वेरिफिकेशन हो रहा है कि आप सही है या गलत है। देखिए बहाली हो गई आपको पहले फेज की कहानी बताएं कि पहले फेज में 1,20,000 शिक्षकों का चयन हुआ। 1,20,000 में 1,10,000 शिक्षकों ने शिक्षकों ने अपना पोस्टिंग लेटर लिया और उसमें 1 लाख से अधिक शिक्षक योगदान कर चुके हैं। इन 1 लाख से अधिक शिक्षकों में ये विडंबना रही कि चूंकि जिस से योगदान करना था तो नवंबर का वेतन उन्हें दिसंबर में दिया जाना था और इसके लिए ये जरूरी था कि उनका योगदान स्वीकृत हो। तो योगदान स्वीकृत करने के लिए की जो तय समय सीमा थी कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे, उसकी वो समय सीमा थी 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर को जैसे ही समय सीमा समाप्त होती है तो सचिवालय ने, राज्य मुख्यालय ने वो सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई थी। लेकिन जिलों में जो अराजक स्थिति होती है उसका नतीजा ये रहा कि अधिकांश शिक्षकों के योगदान कंप्यूटर पे नहीं आए स्वीकृत होके। ये स्वीकृति देनी थी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। तो इसके लिए जब उनका वेतन फंसा तो इसके लिए एक राज्य स्तर पर कमेटी बनी और उस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, वो मेंबर बनाया गया और अध्यक्ष थे संजय कुमार चौधरी जी, जो प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक है। कमेटी बैठी, कमेटी ने शेड्यूल जारी किया और ऐसे शिक्षक आने लगे शेड्यूल के तहत। सचिवालय में जांच शुरू हुई, कमेटी ने जांच शुरू की। जांच में ऐसे भी मामले उजागर हुए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच योगदान की स्वीकृति दी, लेकिन उनके योगदान की स्वीकृति को कंप्यूटर ने नहीं माना, कंप्यूटर ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे 3 मामले पकड़े गए। एक मामला था वैशाली का और 2 मामले थे सहरसा जिले के। इसमें हुआ ये कि जिस अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा और जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दी उसने योगदान नहीं किया। परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी कोई और था और योगदान करने वाले शिक्षक कोई और आ गए। ये खेला इसलिए हुआ क्योंकि कि जब फॉर्म भरे गए थे तो फॉर्म भरते समय सही व्यक्ति के फोटो थे, सही व्यक्ति के नाम थे आधार कार्ड पे, आधार कार्ड से ही शिनाख्त हुई थी, तो सही व्यक्ति के नाम थे। लेकिन जब परीक्षा हो गई तो परीक्षा होने के बाद संबंधित तीनों जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, ये तीनों ने आधार कार्ड पे अपनी तस्वीर बदल दी और अपने नाम बदल दिए और इस तरह 3 फर्जी शिक्षक योगदान करने के लिए पहुंच गए। योगदान हो भी गया, वो काम भी कर रहे थे, लेकिन ये कंप्यूटर कहिए, सॉफ्टवेयर कहिए, उसने तीनों को पकड़ लिया और तीनों ही मामले में प्राथमिकी के आदेश दिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी भी संभवतः हो चुकी है। तो ये जो 3 मामले आए, तो इन 3 मामलों से ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि कहीं 1 लाख से अधिक शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं योगदान करने के बाद, कहीं उनमें ऐसे और तो नहीं है। तो हुआ कि भाई इनकी जांच करा ली जाए। अब जांच होगी क्योंकि आधार कार्ड में छेड़छाड़ हो चुका था ये जो योगदान के पहले। तो अब एक हुआ कि भाई कैसे इनकी शिनाख्त हो, क्योंकि आधार तो वही है। तो ऐसे में एक ही उपाय बचा कि तब इनके थंब इंप्रेशन की जांच हो। तो बीपीएससी से कहा गया कि आप इन अभ्यर्थियों के थंब इंप्रेशन आपके पास है और आप अपने वेंडर से इनके थंब इंप्रेशन जिलों में उपलब्ध कराएं। तो अब 15 जनवरी से ऐसे सभी जो 1 लाख शिक्षक योगदान कर चुके हैं, शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 15 जनवरी से उनके थंब इंप्रेशन की जांच होगी। थंब इंप्रेशन लेके बीपीएससी के वेंडर जाएंगे जिलों में और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में वो थंब इंप्रेशन की जांच होगी। यानी इसको ऐसे कहिए कि जो अध्यापक योगदान कर चुके हैं
उन्हें फर्जी शिक्षकों के चक्कर में और सरकारी आदेश के तहत उन्हें एक अग्नि परीक्षा और देनी होगी और कार्रवाई तो होगी पकड़े जाने के बाद। सजल जी, मैं सजल जी, एक सेकंड, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तमाम जो प्रोसेस, जिन चीजों के बारे में और अभी जो विभाग की तरफ से जो एक्शन हुआ, ये जो जांच हुई, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है, या सबका ये मानना है कि जब भी बहाली की कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें जो कैंडिडेट है उसका वेरिफिकेशन पहले दिन से, जब से वो फॉर्म भरता है उसके बाद से लेकर लास्ट फेज तक उसका तमाम हर स्टेप पर उसका वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस बरती गई है। बिल्कुल, आप ये मानते हैं कि बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल, कहीं इसमें लापरवाही एक बात है? साफ है, एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जांच की जो प्रक्रिया थी योगदान के पहले उसमें निष्क्रियता बरती गई है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और वो जो निष्क्रियता बरती गई तब उसी का नतीजा था कि 3 फर्जी शिक्षक पकड़े गए जो शिक्षक थे नहीं, शिक्षक बनने के काबिल थे नहीं, शिक्षक हो गए। और वही 3 का खामियाजा या कहिए कि सरकारी प्रक्रिया का खामियाजा जो योगदान के पहले पूरी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, वो अब योगदान के बाद शुरू हो रही है। और पहले की प्रक्रिया, इसको यही कहेंगे कि पहले वाली जो प्रक्रिया थी वो आधी अधूरी प्रक्रिया थी। और जब ये 3 फर्जी शिक्षक पकड़ाए तब विभाग की नींद खुली है और अब फिर बीपीएससी से वो थंब इम्प्रेशन लेके वो जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन एक सवाल इसमें ये भी है कि जो मनोज जी ने कहा है कि मनोज जी ने सही कहा है कि 5 बजे के बाद यानी विद्यालय अवधि के बाद प्रधानाध्यापक योगदान कर चुके शिक्षकों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय जाएंगे और वहां ये बताएंगे कि जो शिक्षक हमारे साथ आए हैं ये वही हैं जो योगदान कर चुके हैं, हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो हेडमास्टर के जिम्मे सिर्फ यही काम सौंपा गया है कि वो ये बताएंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वही शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं और तब उनके थंब इम्प्रेशन की जांच होगी। तो ये है कि ये जांच पूरी प्रक्रिया योगदान के पहले होनी चाहिए थी। जी शैलेंद्र, यही बात बार बार इन चीजों को लेकर हो रही है कि अब प्रिंसिपल जाएंगे टीचर्स को लेके, वो भी विद्यालय अवधि के बाद जाएंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि एग्जैक्टली वही टीचर है। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो जो टीचर है उन्हें ही भोगना पड़ता है, सिस्टम का दोष है। बार बार मैं इस चीज को भी उठाया जा रहा है, आप लोग की तरफ से उठा रहे कि सिस्टम का दोष है। सिस्टम पर अभी जो अधिकारी, जिन लोगों ने लापरवाही माफ कीजिएगा, जिन लोगों ने लापरवाही बरती उन पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन बलि का बकरा सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही बन रहा है। मैं बलि का बकरा तो नहीं कहूंगा, शोध का केंद्र बन रहा है। बिल्कुल, शोध का केंद्र बिंदु बन रहा है। 73,000 का फोलियो कहाँ है? कहाँ है अपर मुख्य सचिव महोदय? शिक्षा मित्रों का फोलियो कहाँ है जो शिक्षक बना दिए गए? 34,500 शिक्षकों का फोलियो कहाँ है? कौन सी परीक्षा लिए, कौन सी जांच किए? एक सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, सबकी नियुक्ति हो गई, चाहे वो जाली हो, सही हो, सेवानिवृत्त हो, कुछ हो। ऐसा ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है, शिक्षकों को अपमानित और प्रताड़ित करने की प्रक्रिया है। सब 5 बजे के बाद होगा। दक्ष होने का भी जो क्लास है 5 बजे के बाद होगा, वो भी कर दें। वेतन भी 5 बजे के बाद लेंगे, शौच भी 5 बजे के बाद जाएंगे, सब 5 बजे के बाद कर दें। कोई शिक्षा आयोग का मापदंड नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मापदंड नहीं है, हम नहीं मानेंगे। राज्य की शिक्षा नीति होती है क्या? शिक्षकों के मामले में और शिक्षक के कर्तव्यों के मामले में यही डिसीजन लेंगे क्या? यही संविधान बनाने वाले हो गए अम्बेडकर? यही लोग बिहार में जो शिक्षा का हाल है और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात कर रहे हैं,
और यही जांच पड़ताल करके इसको उलझाए रहते हैं। जो नियमावली दिए हैं, विशेष बिहार राज्य विशिष्ट अध्यापक नियमावली 2023, यह भी 5 बजे के बाद लागू कर दें, सब 5 बजे के बाद होगा। कितना उलूल जुलूल। आज ही एक निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने आदेश निकाला है, 1 जनवरी को उपस्थिति शिक्षकों की और 1 जनवरी में छात्रों की उपस्थिति बिल्कुल प्रिंट करा के 5 बजे के बाद भेज देना है। सब 5 बजे के बाद होता है, और जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो 5 बजे के बाद होगी। चुनाव में बीएलओ के लिए जो जा रहे हैं लोग 5 बजे के बाद जा रहे हैं, ये वही हाल होगा जैसे शराबबंदी का हुआ है, बिल्कुल वही हश्र होने जा रहा है। आप बुद्धिजीवियों को मत छेड़िए, नंदवन समाप्त होगा। और जो अपना जो कानून चला रहे हैं, औरंगजेब का कानून, वो नहीं चलने वाला है। महिलाएं फोन कर रही है, महिलाओं का चरित्र चित्रण हो रहा है। देख लीजिए स्टेशन पर तुर्की में, डाइट में क्या हालात बना रखे हैं। ये सैन्य कर्मी बना दिए शिक्षा कर्मी को क्या, और सब मूक होके देख रहे हैं। जो तानाशाही रवैया चल रहा है शिक्षा के विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, वो गर्त में जा रहा है। ये अपने आप को चर्चा में ला रहे हैं ये लोग, और सरकार मौन है। शिक्षा मंत्री गौन है, कहाँ है कुछ पता नहीं है, और संघ के लोग कहाँ है। इस संदर्भ में विरोध करने की आवश्यकता है, उठ खड़े होने की आवश्यकता है। संविधान का मखौल उड़ा रहा है ये लोग, संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जी मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए थंब इम्प्रेशन की बात आई है, उससे सिस्टम से शायद आप भी इस बात को इनकार नहीं करते हैं कि थंब इम्प्रेशन में सत्यता की जांच होनी चाहिए। सिस्टम में ये चीजें पहले नहीं हुई और जाहिर सी बात है कि लापरवाही है। मेरा सवाल ये है कि थंब इम्प्रेशन देते समय अगर टीचर्स का थंब इम्प्रेशन उस समय नहीं मिला, अगर वो जेन्युइन है, थंब इम्प्रेशन उस समय नहीं मिला, तो इसका मतलब कि उनकी नौकरी जाएगी। देखिए दीपक बाबू, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ या यूं कहें एक शिक्षक के नाते भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो शिक्षक हो वो जेन्युइन हो। एक भी ऐसा नहीं हो कि हमारे शिक्षक समाज को लोग अजीब फर्जी और दूसरे नाम से संबोधित करें। ये जांच उनको जितने भी तरह से करना है ये कर ले, संतुष्ट होकर जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको एक पदासीन करें, शिक्षक बनाएं। लेकिन उसके नाम पर यदि केवल लोगों को परेशान किया जाएगा तो इसका विरोध शिक्षक संगठन जरूर करेगा। आप देखिए ये सारा चीज कर रहे हैं, बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में करते हैं। आखिर में ठीक है, हमको विषयवार शिक्षक चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए, दे रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अब जल्दीबाजी में पहले चरण की बहाली हुई, अब इनको नया कहीं से 1, 2, 3 फर्जी मिले तो अब सारे का जांच करावेंगे। तो आप कैंप लगा के जांच करवा लीजिए, आप क्यों नहीं पीआरसी में जांच करवाते हैं? वहां पर सबको बुला के 1 दिन में पूरे स्टेट में करवा लीजिए, 2 दिन में करवा लीजिए। लेकिन नहीं, ये वो नहीं करेंगे, परेशान करेंगे, बुला रहे हैं जिला को। अब एक बात तो हमको ये भी लग रही है कि अब इस तरह की बात जैसे बोल रहे हैं आपके चैनल पर, तो यहाँ तो तानाशाही की इतनी पराकाष्ठा है कि कहीं ऐसा न हो कि हमरे वेतन रुक जाए या क्या कार्रवाई होगी भगवान जाने। जैसे कि आज तक बिहार के मुख्य सचिव का पत्र है कि यदि कोई आरोप लगाता है तो आरोपकर्ता से साक्ष्य और एक शपथ पत्र लेना है। लेकिन यह नहीं है कि आरोप यदि वो साक्ष्य और शपथ पत्र देता है तो जांच करने पर यदि वो सही साबित नहीं होता तो उनके उस पर मुकदमा कर दिया जाएगा, उनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ये सब
पूर्व के जो नियम अधिनियम है, जो बनाया हुआ सिस्टम है, उसके प्रतिकूल है। मतलब ये तो समझिए, तो एक तरह से जिस प्रकार से जर्मनी में हिटलर ने किया था, और जर्मनी के लोगों को प्रारंभ में लगा था कि हिटलर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाद में उसका रिजल्ट जो है सो पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह से ये जो लोक सेवा आयोग के, बिहार लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं और जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग हैं, उसी तरह से आमदा है जो है, ये लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं मानते। ये लोग जो है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं मानते। ये लोग मुख्य सचिव के पत्र को नहीं मानते। और आप लोगों ने हाल में देखा कि बिहार के महामहिम राज्यपाल ने कहा कि जो एक गलत काम कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन 3 दिन उनको चीफ सेक्रेटरी को लिखे हुए हो गया, परंतु अभी तक बिहार सरकार के स्तर से राज्यपाल के रिकमेंडेशन के बाद उनके जो प्रधान सचिव ने लिखा, उसमें बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं जो ये पत्र लिख रहा हूं वो माननीय राज्यपाल के आदेशानुसार लिख रहा हूं, परंतु आज तक संबंधित पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बिहार के संवैधानिक चुनौती है बिहार में। जी और बिहार के माननीय मुखिया को इन सारे चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो शिक्षा विभाग में इस तरह का मनमानी, अब बोलिए न कि 1 जनवरी है, सारा बच्चा आया कह रहा है कि सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 जनवरी को जो है स्कूल आवे। हम कह अरे नया नया हो रहा है, नए नए लोग हैं, आओ इस बार मिलजुल कर हम लोग नववर्ष मनाएं। तो ये सारा चीज इसलिए है जी कि शिक्षकों को अपमानित और परेशान करें। हमारे जो स्थानीय जी निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जी हैं, मनोज जी। उनके लिए जब 2020 में हम लोगों ने आंदोलन किया, आपने देखा होगा, हम 131 दिन बर्खास्त भी रहे उस आंदोलन में। फिर सरकार का आदेश हुआ पुनः जो है आए सेवा में, और उसमें जो है सो समझौता हुआ था कि जो महिला शिक्षिका हैं और विकलांग हैं उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। अधिसूचना हुई, उसमें सॉफ्टवेयर बनाने की बात चल रही थी, तो वो सॉफ्टवेयर तो नहीं बना, उल्टे ऐसा हो गया कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, सक्षमता परीक्षा लेंगे, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देंगे और एक जगह से दूसरे जगह भेज देंगे। बताइए, ये सब तो घोर केवल शिक्षकों को परेशान करने का ये रास्ता है। ठीक है मनोज जी, एक आखिर एक रिएक्शन और एक चीजों को सही क्लियर में कर लेते हैं सजल जी से। सजल जी, ये आपने भी उस लेटर को पढ़ा है, ये जिस चीज के जिक्र मैंने अभी मनोज जी से किया था, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर थंब इम्प्रेशन मिलाते समय अगर किसी टीचर का, क्योंकि कई बार होता है कि हम और आपने भी ऑफिस में कई बार किया, तो थंब नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं एक्सेप्ट किया, तो नौकरी चली जाएगी? नहीं, उनकी नौकरी थंब नहीं मिलेगा तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी उनकी जाएगी जिन्होंने 6 महीना पहले या 6 महीने के अंदर अपना नाम बदला है, अपनी तस्वीर बदली है आधार में, उनकी नौकरी जाएगी और उनका योगदान भी रद्द किया जाएगा। तो ये उनका है। और थंब का वेट किया जाता है। थंब इम्प्रेशन की जांच जब भी होती है तो थंब का वेट किया जाता है, और कहीं से भी ये नहीं कहा गया है कि जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिलेगा उनकी नौकरी जानी है। तो वो नौकरी सिर्फ उनकी जानी है जिन्होंने 6 महीना के अंदर, यानी परीक्षा में बैठा कोई, योगदान कर लिया कोई, उनकी नौकरी जाएगी। उनकी नौकरी ही नहीं जाएगी, उन पर FIR भी होगा, उन पर अन्य जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी चलेगी, लेकिन थंब इम्प्रेशन की जांच होगी। और थंब इम्प्रेशन की जांच में अगर थंब नहीं मिलता है तो उसका वेट किया जाएगा। यही होती है थंब इम्प्रेशन की जांच की प्रक्रिया। तो अब क्या कहेंगे, क्योंकि शिक्षकों को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। एक अग्नि परीक्षा उन्हें और देनी होगी, और इस अग्नि परीक्षा में वे पकड़े जाएंगे। ये अग्नि परीक्षा उन्हें उनके लिए देनी होगी जिनसे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो उनके लिए ये अग्नि परीक्षा देनी होगी। और इस अग्नि परीक्षा में भी जो सही अभ्यर्थी हैं उन पर कहीं से आंच नहीं आने वाला है। आंच उन पे आएगा जिन्होंने आधार के साथ फर्जीवाड़ा किया है, जिन्होंने आधार के साथ छेड़छाड़ की है, सिर्फ
फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाने के लिए, तो जांच के दायरे में वो उन पर कार्रवाई होगी और जी, उन पर जो सही कार्रवाई अभ्यर्थी होगी है सजल उन जी। पर कहीं से कोई आंच नहीं आने वाली है। हाँ, जी, जाहिर सी बात है, हम ये इस बात की प्रक्रिया उम्मीद करते हैं। में आने से पहले जी जी, जी। हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी जिन शिक्षक लोगों को ने नौकरी मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरी प्रक्रिया में कहीं न कहीं जो लापरवाही बरती गई, क्योंकि शिक्षकों पर तो तुरंत एक्शन हो जा रहा है, बिल्कुल उन पर एक्शन कब होगा, जो इस पूरी प्रक्रिया को कहीं न कहीं उन्होंने लापरवाही बरती और जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। अब थंब इम्प्रेशन होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली लक्ष्मीकांत सजल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।